आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के नतायज आ चुके हैं। यहां असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने पंजाब को छोड़कर बाकी रियासतों में काफी शानदार जीत हासिल की है और वो हुकूमत बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तारीखी जीत के साथ योगी आदित्यनाथ वापस लौट चुके हैं। समाजवादी पार्टी को हालांकि 2017 के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन हुकूमत बनाने का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बम्पर जीत के साथ हुकूमत बना रही है। पांचों रियासतों की काउंटिंग के आज नतायज आए जो कि चौंकाने वाले थे। सियासी पार्टियों के कई बड़े बड़े कायदीन इलेक्शन हार गए। उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत इलेक्शन हार गए हैं। उधर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस के कैंडिडेट भुवन चंद्र कापड़ी से इलेक्शन हार गए हैं। हालांकि इस पहाड़ी रियासत में भी भगवा रंग लहराया है। पंजाब में बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बना रही है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान धूरी असेंबली सीट से इलेक्शन जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत जारी है। वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से इलेक्शन हार गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट हार गए हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीवन जोत कौर ने हरा दिया। वहीं अकाली खानदान भी इस इलेक्शन में बुरी हार का सामना कर रहा है। पार्टी के दोनों बड़े कायदीन प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल अपनी सीटें हार गए हैं। यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला सीट से इलेक्शन हार गए हैं। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। मणिपुर में भी बीजेपी की ही हुकूमत बन रही है। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पहला पंजाब मोती महलों चो चलता सी, सिसना वाले महलों चो चलता सी, बड़े बड़े दरवाजे बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां वाले घरां चो चलता सी। पर अज तो बाद पंजाब पिंडां चो चलूगा, वार्डां चो चलूगा, मोहल्लियां चो चलूगा, शहरां चो चलूगा। पंजाब थोड़ा है, असीं कोई रजिस्ट्री नहीं कराई इन्हां दे नाल। पंजाब थोड़ा है। अज मैं थोनू कहना सी 32 दंद ने, मैं तो ना कहाया करो कुछ। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कैरों पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने, चन्नी साहब दोने सीटा तो हार गए। लिख के देता सी ना। 5 में से 4 रियासतों में पार्टी की शानदार जीत के बाद हैदराबाद में बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। इस जश्न की क़यादत रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने की, जबकि दीगर कायदीन जिनमें अराकीन असेंबली राजा सिंह, ईटला राजेंद्र और रघुनंदन राव ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए बंडी संजय ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में भी जीत हासिल करेगी।
డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ప్రజల లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్టు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలని చెప్పి మోడీ గారు మేము శాసిస్తున్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలి. అది రాజకీయం ముఖ్యం కాదు, ఎన్నికలు ముఖ్యం కాదు. ఎన్నికల వరకు మాత్రమే రాజకీయాల్లో ఎన్నికల తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలను సమాన దృక్పథిస్తూ అన్ని రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి అందుకు ఏకైక లక్ష్యంతో ఈ దేశాన్ని పాలించాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కాబట్టి అదే దిశగా పాలిస్తామని చెప్పి आज ये जीत सिर्फ पार्टी की नहीं, जनता की जीत है. और 4 राज्यों की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया, मैं हृदयपूर्वक से तेलंगाना की ओर से आप सबको धन्यवाद प्रकट करता हूं. और साथ ही साथ ये सिर्फ 4 राज्य की जीत नहीं, आज यहां का उत्साह देखकर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक धक्का और लगेगा और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 100%. क्योंकि आज जो यूपी में जो गुंडाराज को योगी जी ने खत्म किया है, जो माफिया को खत्म किया है, उसी प्रकार से तेलंगाना में केसीआर के गुंडाराज को भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही खत्म कर सकती है. और ये मैं नहीं, तेलंगाना की जनता कह रही है. क्योंकि दिन ब दिन टीआरएस का गुंडाराज बढ़ते जा रहा है. तेलंगाना में रेप्स कर रहे, तेलंगाना में टीआरएस के गुंडे मर्डर्स कर रहे. म्युनिसिपल लैंड हो या सरकारी लैंड हो, जितना करप्शन तेलंगाना में किसी राज्य में नहीं है. इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में तय है. मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बंडी संजय जी को बहुत गुस्सा है. क्योंकि अमित शाह जी ने बंडी संजय जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी बाध्यता डाल दी है. एक बुलडोजर तेलंगाना में बंडी संजय जी के लिए दिया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा. जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया पर बुलडोजर चलाया, उसी प्रकार से तेलंगाना में हमारे बंडी संजय जी के तत्वाधान में इन गुंडों पर बुलडोजर चलेगा पक्का, इन लोगों पर बुलडोजर चलेगा पक्का. असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद रियासती कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन ने गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई. इसके बाद कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ए रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को इन इंतखाबात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. हालांकि कांग्रेस पार्टी जो कि एक पंजाब में बरसर इख्तियार थी, कांग्रेस पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा. बाकी रियासतों में जहां भी कांग्रेस पार्टी, जहां पे बीजेपी बरसर इख्तियार थी, वहां पे उसके वोट शेयर में और सीटों में काफ़ी कमी हुई. उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बहुत कम हुई हैं पिछले बार के मुकाबले, तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है. हालांकि बीजेपी बहुत शानदार जश्न मनाकर अपनी उस नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है. और पंजाब में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट हासिल हुई. हालांकि वहां पे कांग्रेस पार्टी का इख्तियार गया, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात का कुछ भी असर तेलंगाना पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा गया कि माजी में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में जीत हासिल की और तेलंगाना में हार गई. कभी भी एक इंतखाबात का दूसरे रियासत पे असर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के लोकल इश्यूज अलग होते हैं, वहाँ के हालात अलग होते हैं, वहाँ की क़यादत अलग होती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में जीत हासिल करेगी. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के कायदीन बिना कोई वजह के जश्न मनाने के मूड में हैं. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह 3 दिन मनाई गई. उन्होंने कहा कि ये केटीआर के कहने पर ये सालगिरह मनाई गई. हालांकि आमतौर पे मरने पर 3 दिन का शोक मनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार देखा गया कि सालगिरह की तकरीब 3 दिन तक मनाई गई. इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, खासकर नौकरियों को लेकर. जो वज़ीर आला ने ऐलान किया कि 91,80,000 नौकरियां नई जो भर्तियां हैं वो पूरी की जाएंगी. इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आज असेंबली में जब बयान दिया था, उस वक्त असेंबली में उन्होंने गुमराहकुन बयान दिया. वज़ीर आला के बयान की तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा कि
रियासत में बिस्वाल कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें 1,91,000 नौकरियों की खाली जायदादों की बात की गई थी, जबकि वजीर आला ने सिर्फ 90,000 जायदादें खाली होने की बात की। बाकी 1 लाख जायदादों के बारे में केसीआर खामोश है। रियासत में हर महीना 1,000 मुलाजिमीन रिटायर हो रहे हैं। इस मुनासिबत से कई मुलाजिमीन, अब तक 90,000 से ज्यादा मुलाजिमीन रिटायर हो चुके हैं। इनका जिक्र केसीआर ने नहीं किया। रियासत में फिलहाल सिर्फ 3,90,000 मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों के आदाद शुमार को लेकर केसीआर ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर ने अपने सभी खाली जायदादों को पूरा करने का काम अगर इस साल दिसंबर तक नहीं किया तो आइंदा इंतखाबात के बाद वो खुद भी बेरोजगार हो जाएंगे। ఉద్యోగికి బదిలీ చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉన్నది. అంటే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఉద్యోగ ఖాళీలను తక్కువ చేసి చూపించి ఒక రకంగా మోసం చేసిండు. ఉద్యోగస్తులకు చెల్లించాల్సిన జీతభత్యాలు నీ దగ్గర దాచిపెట్టుకొని నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకపోవడం ద్వారా రెండో రకంగా నిరుద్యోగులను మోసం చేసిండు. మూడవది, నిన్న శాసనసభలో గత 8 ఏళ్ల నుంచి వివిధ సందర్భాలలో కేసీఆర్ గారు చేసిన ప్రకటనలకు నిన్న చేసిన ప్రకటనకి ఏం తేడా లేదు. కాకపోతే నిన్న శాఖల వారిగా ఖాళీలు చెప్పిండు. 1,00,000 ఉద్యోగాలను దిగమింగింది. 191,000 ఖాళీలను 1,00,000 దిగమింగి 91,000 చూపించండు. అంటే అరచేతిలో బెల్లం పెట్టి మోచేతి నాకిచ్చే. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के नतायज को मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने काफ़ी ईमानदारी के साथ इन इंतखाबात में मुहिम चलाई थी, लेकिन नतायज काफ़ी मायूस कुन रहे। अब तक के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का, जनता का फैसला है। और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों का और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से, हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थी उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें, मेहनतें बड़ी थी, मगर फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियां हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और 16,634 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से उसकी तरक्की के इकदाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3,115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही है। वजीर मौसूफ ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि TRS हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और उसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव इन कोशिशों की शख्सी तौर पर क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं
उन वादों को पूरा किया जा रहा है। मूसा नदी में नई जान डालने और उसकी तरक्की के इकदाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मशरिक से लेकर मगरिब तक के कॉरिडोर के लिए 9,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 1250 करोड़ रुपए के सरफे से कुंडा पोचम्माता गंडीपेट गोदावरी दरिया को मजबूत करने का काम कर रही है। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं ताकि मूसा और ईसा नदी पर 14 ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई जा सके। ये ब्रिजेस 545 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाएंगे और 300 करोड़ रुपए के सरफे से 3 चेक डैम्स की तामीर का काम भी किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एक जगह नहीं बना रहे हम लोग, अलग अलग जगह 36 से ज्यादा जगह हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज बना रहे हैं, जिसके जरिए क्या होगा, आपका ना सिर्फ नागोल में ना सिर्फ अंबरपेट में आपका एसटीपी बनेगा, बल्कि कई जगह बनके वहां के तालाब जो है वो भी साफ रहेंगे, नाला भी साफ रहेंगे और जो पानी बहेगी मूसी में वो भी साफ पानी आके बहेगी। ये हमारा एजेंडा है। हमारा इरादा यह है, मंशा है कि ये एसटीपी का प्रोजेक्ट जो है 100% जो एसटीपी करने का है, इसको इस साल दिसंबर तक टारगेट कर रख लिए हम लोग। काम शुरू भी हो गया कई जगह, फतेहनगर में मैं खुद गया और कई और जगह भी जाके मैं फाउंडेशन भी मैं किया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, हैदराबाद की आवाम से भी वादा करता हूं कि 100% सीवरेज ट्रीटमेंट करके पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो 100% करता है। इससे पहले हैदराबाद में 46% ट्रीटमेंट होता था, वो सबसे ज्यादा है बाकी अगर शहरों के साथ अगर देखेंगे। इसमें भी इस साल के अंत तक 100% ट्रीटमेंट कंप्लीट करके पहली बार मूसी में साफ पानी लाने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि मूसी का जो है, इससे पहले अब बता नहीं बहुत सारे सरकार थी 65 साल में, ఎవరు కూడా అధ్యక్ష గత 65 ఏళ్లలో మూసీకి వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇతరత్ర సమయాల్లో కానీ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఏంది, బఫర్ ఏంది, దాని ప్రాపర్ అసలు మార్కింగ్స్ ఏంది, ఇది ఏది కూడా ఎన్నడూ కూడా మా దగ్గర ఎక్కడ కూడా डेटा లేకుండా अध्यक्ष के साथ हमने बलार साहब ये भी किया कि कितने इंक्रोचमेंट है, बफर में कितने हैं, मूसी के बेड में कितने हैं, रिवर बेड में कितने हैं, इसका भी हमने एक अंदाजा लगाया। करीब करीब 10,000 तक कुल मिला के स्ट्रक्चर है, 10,000 तक है। उसमें मलकपेट में भी है, अंबरपेट में भी है, कई सारे जगह है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक दिन में आए नहीं है, बहुत सालों से चलता आया, तो ये सब वहीं पे है। ఎంక్రోచ్మెంట్ చూస్తే దగ్గర దగ్గర 10,000 స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష। సివరేజ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 100% ట్రీట్మెంట్ చేయబోతున్నాం। దీంతో పాటు ఎంఎఫ్ఎల్ లో మూసీలో ప్రవహిస్తా ఉంది అధ్యక్ష। एक और एक चैलेंज भी है और वो ये है सर कि अगर आप एंड टू एंड देखेंगे वो तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्र के.टी. रामाराव ने वाजे किया है कि पुराना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा माह इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मसले को रियासती असम्बली में उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से इस फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। कामों की तकमील में ताख़ीर की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। इसका जवाब देते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्र के.टी.आर. ने कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और आइंदा माह इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। दोस्त में कितने कितने काम कहां हुए हैं और चार मीनार जोन के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर एक तो एसआरडीपी के तहत फलकनुमा ब्रिज की तामीर हो रही है। एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरे के चौरस्ते के ऊपर बहादुरपुरा फ्लाईओवर बन रहा है। आपके जरिए ठहरकर मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अफसोस से कहता हूं साहब, एक तकलीफ हो रही है साहब। आपकी गवर्नमेंट का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे एरिया का नाम और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को आज 4 साल पहले आप फाउंडेशन स्टोन डाले थे। जब देखता हूं सर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर। आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना डाल रहे, बड़े बड़े समझे పూర్తి చేసాము, కొన్ని పూర్తి అవుతాయి అధ్యక్ష। मित्रों मौजम खान गारे देते చెప్పారు बहादुरपुरा फ्लाईओवर अगले ही महीने उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहादुरपुरे का भी काम मुकम्मल कर देंगे और अगले महीने इनॉग्रेट करेंगे। आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपको भी मुतमईन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ओवैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो IAS सदन तक है उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ, आपको फेज 2 में ले रहे हैं वो भी बोलता हूँ आपको, मैं फलकनुमा का भी बोलता हूँ आपको, బండగూడ का भी बोलता हूँ। అది కాకుండా అధ్యక్ష ఓవరాల్ గా 2 స్ట్రాటజీస్ అధ్యక్ష। ఒకటి
పెరుగుతున్న రద్దీని అరికట్టాలి అంటే అండర్ పాస్లు, ఫ్లైఓవర్లు, చంద్రాయనగుట్ట కాన్స్టిట్యుएंसी, ఆ తర్వాత రాజేంద్ర नगर కాన్స్టిట్యుएंसीలో फलकनुमा నుంచి बदवेल भैया आरओबी, फलकनुमा से बदवेल जाने वाली जो आरओबी है उसको भी हम लोग 150 करोड़ के साथ वो भी टेकअप कर रहे हैं। साथ ही साथ सिकंदराबाद మా డిప్యూటీ స్పీకర్ గారి కాన్స్టిట్యుएंसी అధ్యక్ష మాణికేశ్వరి నగర్ లో ఒక 20 కోట్ల రూపాయలతో ఒక ఆర్యూబీ మొన్ననే తుకారాంపేట ఆర్యూబీ ప్రారంభించుకున్నాం। మరొక ఆర్యూబీ तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने वाजे किया है कि हुकूमत सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सयाहती मकामात के तौर पर तरक्की देने के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को आबपाशी के मंसूबों पर तरक्की दी जाएगी ताकि दूसरे ममालिक का मुकाबला किया जा सके। कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अरकान के उस सवाल का जवाब दिया कि आया दोनों प्रोजेक्टों को सयाहती मकामात में तब्दील किया जाना चाहिए। कोयल सागर के इलाके को एक बेहतरीन सयाहती मकाम बनाने के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए की तजवीज़ भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरला सागर भी एक शानदार जगह है, इस इलाके को भी तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना के खित्ते की एक शानदार तारीख है, ये अपनी तारीखी यादगारों, आबशारों और जंगलात के लिए मशहूर है। माजी में सबसे ज्यादा इस खित्ते को नजरअंदाज किया गया था। सयाहत में 14.69% का इजाफा हुआ है। गैर मुतवक्को तौर पर रियासत में सयाहों की सबसे ज्यादा तादाद आ रही है। माजी में 70 लाख अफराद ने सयाहत के लिए हैदराबाद का रुख किया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद 3 करोड़ सयाह कोरोना से पहले रियासत में आए। उन्होंने कहा कि नए तामीर होने वाले कई आबी ज़खायर को सयाहती मकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। తెలంగాణ వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు స్వదేశీ దర్శకులు కావచ్చు, విదేశీస్తులు కావచ్చు, అత్యధిక సంఖ్యలో ఊహించిన రీతిలో రెట్టింపు లెవెల్ గతంలో 70 లక్షల మంది వస్తే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 3,18 లక్షల మంది వరకు వచ్చినది కరోనా ముందు అధ్యక్ష। అంటే ఒక అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోలేకపోతాం ఆ రోజుల్లో। దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది, ఈ ప్రాంతానికి పేరు వస్తుంది కనుక ముఖ్యమంత్రి గారు। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हम दही मईशत को मजबूत कर रहे हैं। कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान वजीर मौसूफ ने रियासत में डेयरी डेवलपमेंट पर अराकीन की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। रियासत में रोजाना 162 लाख लीटर दूध की पैदावार हो रही है। दूध देने वाले मवेशियों की तकसीम का काम जारी है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत SC और ST डायरी किसानों को 75% सब्सिडी दी जाएगी और दीगर बेनिफिशियरीज को 50% सब्सिडी दी जाएगी। वजीर बहबूद पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमा से बच्चों की शादियों को कुछ हद तक रोका जा सका है। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ताहाल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमा से 10,26,396 अफराद को फायदा पहुंचा, जिनमें 4,84,340 का ताल्लुक पसमानदा तबकात, 1,21,639 का दर्जे फहरिस्त कबाइल, 2,10,676 का ताल्लुक अक़लियती तबका और 2,06,735 का ताल्लुक दर्जे फेरिजातों से है। उन्होंने कहा कि इन तबकात को इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचा है। हुकूमत ने 8,673 करोड़ इन स्कीमात पर सर्व किए हैं, जिनमें BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 4,335 करोड़ रुपए, अक़लियती बहबूद की जानिब से 1,682 करोड़ रुपए और SC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 1,660 करोड़ रुपए जारी किए गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके लिए 8,673.67 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है सर। मगर मैं 2-3 चीज आपके जरिए से ये मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं सर कि ये जो शादी मुबारक स्कीम के जो चेक्स आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ा डिले हो रहा सर। 6-6 महीने हो जा रहे हैं। गरीब लोग काफी मुश्किल से इंटरेस्ट पे पैसा लेके शादी कर रहे सर। हम लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर ये कुछ ऐसे स्कीम को अपन कुछ करके अगर शादी से पहले अगर दे दिए तो ज्यादा बेहतर रहता सर। मगर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको आप कंप्लीट करना है, करे तो मगर शादी के बाद इमीडिएट करने के लिए क्या अपन बेटर कर सकते हैं सर, वो दीजिए सर। और एक चीज क्या है सर, ये पिछले 3 साल में अपने पास कितने एप्लीकेशन शादी मुबारक के आए और कितने क्लियर हुए और कितने पेंडिंग है सर, इसके बारे में भी रोशनी डालना भी जरूरी है।
चूंकि 6-6, 8-8 महीने, कई जगह तो 1 साल भी निकल जा रहा है सर कि चेक्स आने के लिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर सीरियस तवज्जो देते हुए जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज सर, कल बजट की बहस के अंदर हमारी पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन नवी तेलंगाना कानून साज काउंसिल में आज खै गूंज उठे। हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने काउंसिल कडियम श्रीहरी जब इजहार ख्याल कर रहे थे तो काउंसिल के उबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनसे अपनी बहस मुकम्मल करने की ख्वाहिश की, जिस पर उन्होंने अजराए मजाक सैयद अमीनुल हसन जाफरी से कहा कि चूंकि उनके और उबूरी सदर नशीन के बाल भी सफ़ेद हैं, इसीलिए उनको इजहार ख्याल के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव का हवाला देते हुए मजाक से कहा कि हरीश राव के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा काम करते हैं उनके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। उनके इस मिजाहिया रिमार्क्स पर ऐवान में खै गूंजने लगे। कडियम श्रीहरी ने हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने काउंसिल फारूक हुसैन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब उन्होंने फारूक हुसैन से उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने कहा कि आप यानी कडियम श्रीहरी से वो 2 साल कम है। कडियम श्रीहरी ने कहा कि उनकी उम्र 70 साल है जबकि फारूक हुसैन की उम्र 67 बरस है। फारूक हुसैन और हरीश राव का जब मुआवजा किया जाए तो पता चलेगा कि फारूक हुसैन जवान और हरीश राव बूढ़े नजर आ रहे हैं। कडियम श्रीहरी की इस बात पर भी ऐवान जाफरा निजार हो गया और कहे एक मरतबा फिर गूंज उठे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फारूक हुसैन ने जो कपड़े पहने हैं उसको भी देखने की जरूरत है जो काफी कलरफुल है। कडियम श्रीहरी ने हरीश राव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हरीश राव आप भी कलरफुल कपड़े पहना करें। उन्होंने कहा कि उनकी यानी जीवन रेड्डी जो कि कांग्रेस के रुकने काउंसिल है उनकी और उबूरी सदर नशीन की उम्र हो गई है, लेकिन हरीश राव के पास ज्यादा वक्त है। उन्होंने कहा कि उन्हें फारूक हुसैन के कपड़ों को देखकर काफी खुशी होती है। మన ఊరు మనబడి అనే కార్యక్రమం ద్వారా తప్పకుండా పాఠశాల విద్యకు బ్రహ్మాండమైన మహాదశ రాబోతున్నది। ఆ దిశగా ఈ అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను। ఇంత సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఎవరు చేయరు। గతంలో మహిళా యూనివర్సిటీ కావాలని అడిగాం। कंक्लूड करना साहब आपका बाल सफेद है, मेरे बाल भी सफेद है, थोड़ा ज्यादा टाइम देना। अपने पीछे हरीश राव साहब भी आ रहे हैं, उनका बाल भी सफेद हो रहा। ज्यादा काम करता सर, जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो लोग उनका बाल जल्दी में सफेद हो जाए। सर मैं फारूक साहब देखता हूँ साहब, हर रोज फारूक साहब को देखता हूँ मैं। अभी आने से पहले पूछा साहब उनसे आपका उम्र क्या है बोल के, उन बोला आपसे 2 साल क्या बोलते हैं, हाँ ज्यादा नहीं कम है। आई एम इन 70s सर नाउ, वो 67 है। सर एक बार उनको और हरीश को कंपेयर करो सर, ये जवान दिख रहा है वो बूढ़ा दिख रहा है। हैदराबाद के एक नौजवान की ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई जो हुसूल तालीम के बाद मुलाजिमत के सिलसिले में वहां मुकीम था। सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार से ताल्लुक़ रखने वाले साई सूर्या तेजा ने बीटेक मुकम्मल किया था और वो साल 2019 में एमएस के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ। 2 माह कबल उसकी तालीम मुकम्मल हो गई, जिसके बाद वो वहाँ सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। 7 मार्च को नौजवान एक रेस्टोरेंट के स्विमिंग पूल में हादसाती तौर पर गर्क हो गया। नाश को हैदराबाद लाने की तैयारियां की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में एक माहीगीर ने 1000 किलो वजनी मछली पकड़ी। ये वाकया विशाखापट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले के पुद्दी माकड़ा और अच्युतापुरम से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर अपनी रिवायती कश्ती में मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए। समंदर में कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि एक बड़ी मछली उनके जाल में फंस गई है। अगले ही लम्हे उन्होंने ये महसूस किया कि ये बड़ी मछली है। इस मछली को कश्ती में लाने में नाकामी के बाद उन माहीगीरों ने उसको रस्सी से बांध दिया और उसे समंदर के किनारे लाने में कामयाब रहे। दीगर मकामी माहीगीरों की मदद से इस मछली को समंदर से निकाला गया। मकामी अफराद इस काफ़ी बड़ी मछली को देखकर हैरत ज़दा हो गए। इसका वजन जब किया गया तो ये मछली तकरीबन 1000 किलो की निकली। इसकी कीमत 40,000 रुपए थी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।